तो बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था। आज हम दो चीजें छोटी छोटी पहले बताने जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछेगा प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं और आपसे पूछेगा वल्केनाइजेशन क्या होता है, तो पहले बेटा हम बात करने जा रहे हैं कि वल्केनाइजेशन किसे कहते हैं। वल्केनाइजेशन क्या होता है, रबर का होता है वल्केनाइजेशन, ये बताते हैं क्या होता है। तो बेटा एक साइंटिस्ट था, अच्छा पहले बता दें नेचुरल रबर क्या होती है। नेचुरल रबर जो होती है ना, उसमें बेटा वो क्या होता है, आइसोप्रीन होती है। जैसे ये लिखा ब्यूटा 1,3-डाइईन, और आपने ब्यूटा 1,3-डाइईन में दोनों डबल बॉन्ड आपने सेम साइड रखे। तुमने दोनों डबल बॉन्ड जो है बेटा ऐसे सेम साइड रखे, ठीक है ना। CH2 CH2, यहां पे CH है, यहां पर CH है, लेकिन मैंने इस वाले इसको हटा के यहां पे मिथाइल लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन। समझ जाओ, तो नाम जानते हो तुम। ये बेटा क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन है ये, और ये दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड में है, तो कई बार इसे सिस फॉर्म कहते हैं, या इसी को हम लोग सिंपल नाम देते हैं सिस आइसोप्रीन। 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन का सिंपल नाम क्या होता है, सिस आइसोप्रीन। सिस इसलिए क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड के हैं, दोनों डबल बॉन्ड अपोजिट होंगे तो ट्रांस हो जाएगा, उससे जो पॉलीमर बनेगा वो दूसरा होगा, उसे मेटापर्चर कहते हैं। और इससे जो पॉलीमर बनता है वो क्या होता है बेटा, नेचुरल रबर होती है। इसके हजारों मॉलिक्यूल आपस में जोड़ते चले जाइए आप, नेचुरल रबर के इसी तरह के हजारों मॉलिक्यूल आप जोड़ते चले जाइए, तो जो बनेगा इसको सिस आइसोप्रीन के हजारों मॉलिक्यूल जोड़ते चले जाओ, जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल रबर। इसका मतलब ये नेचुरल रबर का मोनोमर है, इसी के कॉम्बिनेशन से नेचुरल रबर बनती है। लेकिन बेटा जो नेचुरल रबर बनती है ना, नेचुरल रबर जो बनती है उसमें बहुत डिफेक्ट होते हैं, मतलब खराबियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, ऐसे बोल सकते हो। क्या कमियां होती है भी बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये नेचुरल रबर है, इसको हम पॉलीमराइज करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे बोलेंगे पॉलीसिस आइसोप्रीन। जब एग्जांपल देंगे तो बनाएंगे भी हम पॉलीसिस आइसोप्रीन, इसी को बेटा नेचुरल रबर बोलते हैं। इस नेचुरल रबर की बेटा कुछ कमियां होती हैं, जैसे ये जो नेचुरल रबर होती है हाईली स्टिकी होती, चिपचिपी होती, थोड़ी बहुत चिपचिपी टाइप की होती है ना। इजिली डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बेटा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना, उनमें बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। हाईली सॉल्युबल बोल सकते हो, हाईली, है ना, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्युबल वर्ड ज्यादा अच्छा है, इसे सॉल्युबल लिख देते हैं, ठीक है ना। इजिली सॉल्युबल इन, या हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। और इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एयर जो होती है उससे बेटा बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। कमियां है सब इसकी। ये जो नेचुरल रबर है इसके अंदर बेटा बहुत ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करने की पावर भी नहीं होती है ना। जैसे हल्की फुल्की रगड़ लगाओगे तो ये छिल जाएगी, बेकार हो जाएगी, है ना। नॉट रेजिस्टेंट टू एब्रेजन, नॉट रेजिस्टेंट टू एब्रेजन का मतलब होता है रगड़ वगैरह लगती है, जो ध्यान रखना है। नॉट रेजिस्टेंट टू एब्रेजन, थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे घिसना स्टार्ट हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी, उसे एब्रेशन कहते हैं। तो ये सब नेचुरल रबर की कमियां हैं। पहले कमियां तो मालूम होनी चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि वल्कनाइजेशन क्यों करेंगे। और नेचुरल रबर की बेटा ये जो लेयर्स होती है ना, नेचुरल रबर की जो लेयर्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे पे स्लिप करती हैं। क्या करती हैं? ये एक दूसरे पे स्लिप करती हैं, लेयर स्लिप ओवर ईच अदर।
इसका मतलब ये काफी ये स्लिपरी होती है। जैसे मान लिया आपने स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाया होगा, तो जैसे मान लिया कभी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, उसका टायर पंचर हो जाए, और टायर पंचर होने के बाद भी तुम गाड़ी चलाने की कोशिश करो तो अजीब से जिग-जैग होती है ना, गाड़ी जिग-जैग नहीं हो रही, वो जो टायर है वो उसके अंदर ट्यूब वाला भी पड़ा होता है ना, तो स्लिप करता है वो, तो लगता है गाड़ी इधर उधर भाग रही है, हवा भरा लोगे तो फिर से सही हो जाता है। तो वो स्लिपरी नेचर है, क्योंकि वो लेयर जो होती है दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लिप करती हैं। मैंने एग्जांपल दिया मतलब वो। तो ये सब नेचुरल रबर की बेटा कमियां होती हैं, कुछ और बीच में आएगा तो बता दिया जाएगा। अब एक साइंटिस्ट था चार्ल्स गुडियर, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आवाज का आइडिया नहीं है बेटा, ये आज का आइडिया नहीं है, 1839 की बात है, तुम सोच लो कितनी पुरानी बात है, 1839 की बात है, सोचिए कितनी पुरानी बात हो गई, 2020 चल रहा है, 180 साल पुरानी बात हो गई। तो चार्ल्स गोडियर ने क्या किया, उसके दिमाग में आया कि यार ये जो नेचुरल रबर है इसमें हम इंप्रूवमेंट करें, थोड़ा उसकी थोड़ी है ना स्टिकीनेस कम करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी को थोड़ा जो ज्यादा सॉल्युबल कम कर दे, है ना, जो एयर से जल्दी ऑक्सीडाइज हो जा रही है उसको दूर करें, ना ऑक्सीडाइज हो, थोड़ा उसके अंदर जो है टफनेस आ जाए, ये थोड़ी इलास्टिसिटी होती है ना इसके अंदर थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक होती है, थोड़ी उसके अंदर हार्डनेस आ जाए, उसके जो स्लिपरीनेस है वो कम हो जाए। तो उसके लिए दिमाग में इसके एक आइडिया आया कि ये जो पॉलीमर की चेन से इनके बीच में अगर हम कुछ बॉन्ड डाल दें, क्रॉस लिंक्स लगा दें, तो हो सकता है ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप ना करें और ये मजबूती थोड़ी इसके अंदर आ जाए। तो उसी से दिमाग में आइडिया आया कि कुछ करने का। तो उसने चार्ल्स गुडियर ने किया क्या, इसका मतलब वल्कनाइजेशन वाज गिवन बाय चार्ल्स गुडियर। इसने बेटा किया क्या, रबर को 3 से 5% सल्फर के साथ हीट कर दिया, 3 to 5% सल्फर के साथ हीट कर दिया, और उसी का नाम पड़ गया वल्कनाइजेशन। इसका मतलब हीटिंग ऑफ रबर, हीटिंग ऑफ रबर with 3 to 5% सल्फर, 3 से 5% सल्फर के साथ अगर आपने नेचुरल रबर को बेटा हीट कर दिया तो उसी रबर को वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। अब उसी रबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वल्केनाइजेशन बोला जाता है। और वल्केनाइजेशन से बेटा हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वल्केनाइजेशन के बाद क्या होता है, सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो पॉलीमर्स की बेटा चेन थी, इनके बीच में ऐसे सल्फर के क्रॉस लिंक्स बन गए, कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरह के सल्फर के क्रॉस लिंक्स बन गए। अब तुम समझ जाओ, जब सल्फर के क्रॉस लिंक्स बन जाएंगे बीच बीच में, तो लेयर्स में मजबूती तो आई जाएगी बेटा, है ना, क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं इसके। तो आपसे पूछेगा वल्केनाइजेशन होता क्या है, तो एक लाइन केवल, हीटिंग ऑफ रबर विद 3 से 5% सल्फर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। पूछेगा वल्केनाइजेशन में हुआ क्या, तो आंसर होगा सल्फर क्रॉस लिंक्स आर डेवलप्ड, है ना, सल्फर क्रॉस लिंक्स आर डेवलप्ड। सल्फर के जो क्रॉस लिंक्स होते हैं बेटा वो पॉलीमर की चेन्स में डेवलप होते हैं। अब आपसे पूछेगा वल्केनाइजेशन का फायदा क्या है, इन कमियों को दूर करने के लिए। सब एक साथ बता दिया तुमको मैंने। वल्केनाइजेशन का फायदा है कि जितनी कमियां थी उनको दूर करने के लिए, वल्केनाइजेशन के बाद क्या होगा, रबर थोड़ी हार्ड हो जाएगी, मतलब उसके अंदर थोड़ी टफनेस आ जाएगी, उसके अंदर थोड़ी टफनेस आ जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, है ना, रेजिस्टेंट टू एब्रेशन हो जाएगी। रेजिस्टेंट टू एब्रेशन मतलब अब उस पर ज्यादा रगड़ वगैरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और रेजिस्टेंट टू एब्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी सॉल्युबल नहीं होगी, नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी सॉल्युबल नहीं होगी।
इसके अंदर इसके अलावा जब बीच में क्रॉस लिंक बन जाएंगे तो ये जो स्लिपरीनेस था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये सब उसके दिमाग में आइडिया आया था टायर बनाने के लिए। अगर आप नेचुरल रबर का टायर बना दो और वो सब कमियां रहेंगी तो अजीब सा रहेगा, वो बहुत जल्दी फट भी जाएगा, इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा है, हाई प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया, थोड़ा सल्फर के साथ हीट करते हैं, टफ हो गया है। इस टायर के अंदर टफनेस आ गई। जितना सल्फर बढ़ाते जाओगे उतनी टफनेस बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा हार्डनेस क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भले आपसे पूछ सकता है जो क्रॉस लिंक्स होते हैं वो किन पोजीशन पे डेवलप होते हैं। क्रॉस लिंक्स जो होते हैं वो किन पोजीशन पे डेवलप होते हैं आमतौर पर। तो बेटा जो क्रॉस लिंक्स होते हैं या तो वो एलाइलिक पोजीशन पे डेवलप होते हैं या डबल बॉन्डेड पोजीशन। बात एक ही है, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन्स के पास वाले कार्बन, चलो मान लिया आपको एलाइलिक कार्बन बता ही दें एक बार, ऐसे बेटा ये लिखा हुआ है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन हो गया। तो या तो एलाइलिक कार्बन से क्रॉस लिंक डेवलप होते हैं या डबल बॉन्ड से भी डेवलप हो सकते हैं, दोनों से डेवलप हो सकते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे, क्रॉस लिंक्स डेवलप्स फ्रॉम, यानी कभी आए नहीं है, डेवलप्स फ्रॉम एलाइलिक पोजीशन। अरे यही एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशंस एंड डबल बॉन्ड्स। कहीं से भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहीं से बना सकते हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये बेटा वल्केनाइजेशन है। अगर आपने रबर को 25% सल्फर के साथ हीट कर दिया तो उसे इबोनाइट कहते हैं। इबोनाइट क्या होता है, अगर आपने 25% सल्फर के साथ हीट कर दिया, आपने रबर लिया और इसमें बेटा 25% सल्फर के साथ हीट कर दिया तो उसे इबोनाइट कहा जाता है। और ज्यादा मात्रा ले लोगे तो और ज्यादा हार्डनेस आ जाएगी। तो जैसे जैसे सल्फर का परसेंटेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्रॉस लिंक्स की संख्या बढ़ेगी, और क्रॉस लिंक की संख्या बढ़ेगी तो हार्डनेस, टफनेस, ये सारी प्रॉपर्टी वैसे ही इंप्रूव होती जाएंगी। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए वल्केनाइजेशन किया जाता है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। बहुत ज्यादा रिसर्च पीएचडी करने की जरूरत थोड़ी तुम्हें है, जितना एग्जाम में आता उतना पढ़ लिया। ऐसे तो वल्केनाइजेशन पे पूरी बुक्स मिल जाएंगी आपको, है ना। अब तुम कहोगे हम पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ते रहो, कोई फर्क, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आ सकता है। इससे ज्यादा आया हो तो बताओ तुम, ना आया है ना आएगा। देख लीजिएगा, आप पेपर उठा के देख लेना, पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लो, कुछ ज्यादा आया हो तो बताओ, ना इस साल आएगा। तो ये हमने बेटा वल्केनाइजेशन बताया। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है बेटा। प्लास्टिसाइजर्स किनको कहते हैं। देखो जो प्लास्टिक होती है, खास करके थर्मोप्लास्टिक, उसके अंदर थोड़ी हार्डनेस होती है। तो प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए जो मटेरियल डाले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स। मतलब द सब्सटेंसेस एडेड टू प्लास्टिक्स टू सॉफ्टन देम। उनको बेटा सॉफ्ट करने के लिए जो हम मटेरियल डालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं। जैसे आप घर में कभी पानी का पाइप लेके आओ, जिससे गार्डन में पानी डालते हैं ना, पीवीसी का पाइप होता है, वो प्लास्टिक ही तो, थर्मोप्लास्टिक हुआ, तो पीवीसी का पाइप होता है। देखिए जब लेके आए होगे तो बड़ा चिपचिपा सा होगा वो, तो उसको जब खोला, बिल्कुल नया पाइप खोलोगे ना, वो सॉफ्ट होगा, बहुत चिपचिपा सा होगा, क्योंकि उसमें प्लास्टिसाइजर्स हमने मिला रखे हैं। कंपनी वाले क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिसाइजर्स आपको मिला के ही देंगे,
तो सॉफ्ट रहता है, लेकिन आपने देखा होगा 4-6 महीने बाद वही पाइप जो होता है काफी हार्ड हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी हार्डनेस डेवलप हो जाती है। जानते क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, ये जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये वेपोराइज हो जाते हैं। ये एटमॉस्फेयर में या सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाएंगे। तो जब ये उस पाइप से या प्लास्टिक से निकल जाएंगे तो प्लास्टिक वाली जो हार्डनेस थी दोबारा फिर से आ जाएगी। इसीलिए वो प्लास्टिक का पाइप देखा होगा धीमे रखे रखे खराब हो जाता है, अजीब सा हार्ड हो जाता है वो। ये खास बात है। कोई भी प्लास्टिक का सामान लेके आओ, स्टार्टिंग में सॉफ्ट लगता है लेकिन कुछ दिनों बाद हार्ड हो जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर प्लास्टिसाइजर्स हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं, है ना, हीट से या सनलाइट से। अब तुम कहोगे सर एग्जांपल बताओ, ऐसे कंपाउंड जो प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। और एग्जांपल में बेटा इसमें क्या आएगा, कुछ नाम याद कर लिए आप, है ना। जैसे हमने बोल दिया बेटा नॉर्मल डाई ब्यूटाइल थाइलेट, नॉर्मल डाई ऑक्टाइल थाइलेट, क्रेसिल थाइलेट। क्रेसिल फॉर्मूला नहीं याद करना आपको, क्रेसिल ट्राइफॉस्फेट या फॉस्फेट बोल सकते हो। ये सब बेटा ऐसे मटेरियल हैं, ये जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, इनको मिला देने से प्लास्टिक थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन इनकी बेटा खासियत क्या होती है, ये समय के साथ साथ वेपोराइज हो जाते हैं। these are vaporizable compounds। ये बेटा क्या होते हैं, वेपोराइजल कंपाउंड्स होते हैं, वेपोराइजेबल कंपाउंड्स होते हैं। जब ये वेपोराइज हो जाएंगे तो प्लास्टिक के अंदर स्टिफनेस या हार्डनेस दोबारा आ जाएगी। इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम। तो ये प्लास्टिसाइजर्स बता दिए। आपको एक पॉइंट बताता हूं मैं, याद आ गया मुझे। एक्सीलरेटर फॉर वल्केनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, उसमें बनता है ये एक्सीलरेटर फॉर वल्केनाइजेशन। वो अभी पढ़ा था वल्केनाइजेशन प्रोसेस 2 मिनट पहले आपने। तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसको अगर तेज करना है आपको, अगर आपको वल्केनाइजेशन की प्रोसेस को बेटा फास्ट करना है तो उसमें भी कुछ केमिकल डाले जाते हैं। ऐसा कोई सब्सटेंस जो वल्केनाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट कर दे, एक्सेलरेट कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर फॉर वल्केनाइजेशन। इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल, मतलब ये क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, वल्केनाइजेशन को स्पीड अप कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। और इसका एग्जांपल होता है जिंक ऑक्साइड। हालांकि ये कम इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। पढ़ा कभी? प्राइमरी एमीन में हम जब HgCl2 और कार्बन डाइसल्फाइड लगाते हैं तो फिर तो उस रिएक्शन को हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं, है ना। लेकिन जब हम एरोमेटिक अमीन लेते हैं एनिलीन, तो उसमें बीच में कंपाउंड बनता है डाइफिनाइल थायोयूरिया। उसमें बीच में कंपाउंड बनता है क्या, डाइफिनाइल थायोयूरिया। और वो डाइफिनाइल थायोयूरिया जो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में बनता है एरोमेटिक एमीन्स में, वो एक्सेलरेटर होता है। इसका मतलब डाइफिनाइल थायोयूरिया जो होता है, डाइफिनाइल थायोयूरिया, ये भी बेटा एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। डाइफिनाइल का मतलब 2 बेंजीन रिंग, और थायोयूरिया का बेटा मतलब होता है यहां पर ऐसे सल्फर आ जाता है ऑक्सीजन की जगह। तो डाइफिनाइल थायोयूरिया जो होती है वो बेटा एक्सेलरेटर की तरह काम करती है वल्केनाइजेशन की प्रोसेस में। जिंक ऑक्साइड भी क्या करता है, वल्केनाइजेशन के लिए एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। तो मान लिया उसने पूछ दिया कि वल्केनाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या डालते हैं, एक्सेलरेटर, डाइफिनाइल थायोयूरिया याद रखो, जिंक ऑक्साइड याद रखो, और क्या। तो ये हमने 2 बहुत छोटी छोटी बातें बताई आपको, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले टर्न पर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के, क्योंकि एग्जाम में सवाल आता है, बहुत बार आ चुका है ना, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। पहली बार तो 2010 में आया था, उसके बाद भी आ चुका है ना। तो हम बात करेंगे कल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की, फिर एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल, फिर